ओके। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो वहाँ से ये ठीक है। अच्छा जी, फाइनेंशियल। तो किसी भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होंगे भाई? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और हर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिससे जिसके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो है वो कंपनीज क्या करती हैं, प्रिपेयर करती है, बनाती हैं कि इसको किस तरह लेके चलना है ऑल दैट। ठीक है। अब हर सिस्टम के ज़ाहिर पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। क्यों? ताकि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या किए जा सके, वो अचीव किए जा सके। अकाउंटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज होती हैं ऑब्वियसली वो क्या होती हैं भाई? पहले तो आप इनिशिएट करते हो। एग्जाम्पली, फॉर एग्जाम्पल जी, मैनुअली कोई भी सिस्टम है उसको आपने मैनुअली या फिर प्रोग्राम प्रोसीजर्स के तहत जो है उसको इनिशिएट करा, उसको स्टार्ट करा। ठीक है। फिर उसका दूसरा सिनेरियो क्या आ जाता है? रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई करा, वैलिड ट्रांजेक्शन पर रिकॉर्ड करा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को टाइमली बेसिस पे उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह दिए, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करा। फिर उसको प्रोसेस करते हैं, वैलिडेट करा, कैलकुलेट करा, समराइज करा, रिकनसाइल करा, और फिर रेलेवेंट अकाउंट्स में क्लासिफाई कर लिया। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग का आ जाता है कि फाइनेंशियल के अदर स्टेटमेंट जो है वो ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर्स की वो लेकर आ गए थे, मेंटेन करा अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली एक सिस्टम आता है जो कि क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? फाउंडेशन है सारे फाइनेंशियल सिस्टम की। ये रिकॉर्ड करता है सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, एस्पेक्ट को। पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पैकेज इसके अंदर आपका आ जाता है ऑब्वियसली। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कोडिंग आ जाती है जो कि आइडेंटिफाई करता है भाई कौन सा अकाउंट का कौन सा कोड है। फॉर एग्जांपल, मटेरियल का 1 2 3 4 है, लेबर का 5 6 7 8 है। ठीक है। अच्छा, फिर वन मटेरियल की भी टाइप्स होती है तो उसका भी 1 2 3 4 आगे पॉइंट 5 6 7 इस तरह करके आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर एक्यूरेसी, स्पीड, वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कैपेबल होता है, हैंडल करता है कंपनी की ट्रांजैक्शन को, वॉल्यूम को एक्यूरेटली किस तरह करना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्विकली रिपोर्ट करता है समरी इंफॉर्मेशन को, मैनेजमेंट को यूज करता है। अब परचेजिंग आ जाती है। परचेजिंग प्रोसेस जो है वो किसके साथ होता है? वो सप्लायर्स के साथ होता है। ठीक है। तो अब परचेजिंग का ऑब्वियसली आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि वो रिकॉर्ड करता है परचेजेस को, सप्लायर्स को, कि किस तरह आपने आइटम करते हैं। परचेज पॉलिसीज आ जाती हैं, रिकॉर्ड करेगा परचेजेस को एक्यूरेटली और प्रॉम्प्टली। रिकॉर्ड करोगे परचेजेस को जो कि अकर हो चुकी होती हैं। पे ये एक और ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज में ये होता है कि भाई उन्हीं के लिए पे करो जो कि आपने परचेज करा है। कोई गूड्स परचेज, कोई फेक परचेज ना हो जाए। मेंटेन करो परचेजिंग रिकॉर्ड को। ठीक है। अच्छा जी, अब जो प्रोसीजर्स है वो क्या है? प्रोसीजर्स तो यहाँ पे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन मिलेगा परचेज वगैरह से रिलेटेड, जिसके अंदर कॉपी ऑफ परचेज होगी, गुड रिसीव नोट वगैरह होगा। फिर रिसीव करोगे परचेज इनवॉइसेस को सप्लायर से, चेक करोगे इसकी डिटेल्स के भाई यही चीजें परचेज हुई है। रिकॉर्ड करोगे डिटेल्स ऑफ परचेजेस इनवॉइसेस अकाउंटिंग सिस्टम में। प्लेस करोगे इनवॉइसेस जो कि पेमेंट जिनकी हो चुकी है और जिनकी नहीं हो चुकी है, ऐसा ना हो दो ट्वाइस हो जाए। ठीक है। रिकॉर्ड करोगे पेमेंट को अकाउंटिंग सिस्टम में। सही है। तो ये आपके 5 प्रोसीजर आ गए। ठीक है। अब पेमेंट जो है वो आपकी
वो रिकॉर्ड होती है, इंडिविजुअल अकाउंट में भी हो रही होंगी। ठीक है। सप्लायर के इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी हो रही होंगी, कैश पेमेंट्स के उसमें भी हो रही होंगी। और जब आप परचेज ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहे होते हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो चेक करेगा, सच के चेक करेगा आइटम जो कि कौन से ऑर्डर हुए, कौन से रिसीव हुए। ठीक है, किसी की अगर पेमेंट एडवांस में हुई है उसके बारे में चेकिंग होगी, कितनी हुई है ऑल दैट। फिर चेक करोगे परचेज इनवॉइस डिटेल्स अगेन गुड रिसीव नोट के साथ। ये भी एक पॉलिसी रिक्वायरमेंट होती है टू चेक कि यार वही चीजें रिसीव हो रही हैं जो हमने ऑर्डर करी थी। फिर डिटरमाइन करोगे मोस्ट फेवरेबल टाइम कि भाई कब हमें सप्लायर को पे करना है। ठीक है, कितनी जल्दी करना है या थोड़ा लेट करना है या वाइस वर्सा जो भी है। ठीक है। अब आप आ जाओ सेल इनवॉइसिंग की तरफ। सेल इनवॉइसिंग प्रोसेस ट्रांजेक्शन किसके साथ करता है? कस्टमर्स के साथ करता है। सेल्स इनवॉइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है सेल इनवॉइसिंग सिस्टम का कि कस्टमर्स के लिए फॉर के भी वो परचेज हो रही है, पेमेंट्स रिसीव हो रही है। सेल इनवॉइसिंग पॉलिसीज जो है वो कर रही है, सेल कस्टमर्स एक्यूरेटली और प्रॉम्प्टली हो रहे हैं। अपडेट करोगे कस्टमर्स रिकॉर्ड करेगा एक्यूरेटली कर रहा है, प्रॉम्प्टली कर रहा है, रिकॉर्ड करेगा पेमेंट रिसीव इन कस्टमर रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली और प्रॉम्प्टली हो रहे हैं। डिपॉजिट करोगे पेमेंट्स प्रॉम्प्टली मेंटेन करोगे, एक्यूरेट सेल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है। अब इसके देखो प्रोसीजर्स क्या है। अकाउंट डिपार्टमेंट, इसको अगर हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन मिलेगी कस्टमर कॉपी की, सेल्स ऑर्डर की, डिलीवरी नोट की। नंबर टू, प्रिपेयर करोगे और साइन करोगे सेल इनवॉइस टू द कस्टमर। नंबर थ्री, रिकॉर्ड डिटेल्स करोगे सेल इनवॉइस की इन द अकाउंटिंग सिस्टम। रिसीव करोगे पेमेंट्स को चेक करोगे अगेंस्ट द रिकॉर्ड ऑफ दैट कस्टमर और पेमेंट वगैरह। ठीक है। रिकॉर्ड करोगे पेमेंट रिसीव इन द अकाउंटिंग सिस्टम। बाकी प्रोसीजर्स क्या है? अकाउंट डिपार्टमेंट विद डिटेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज के भाई इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स और डिलीवरी नोट्स। ठीक है। टू इंश्योर के यार ये रेलेवेंट और यू नो जेन्युइन ऑर्डर हो। जब पेमेंट्स रिसीव हो जाए उनको इनवॉइसेस के साथ मैच करो और ताकि उसको आप रिकॉर्ड कर सकें कि यार ये पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है, वो पेड हो चुकी है हमें। ठीक है। फिर आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड कस्टमर इनवॉइसेस को, पेमेंट्स को इन द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो आपकी बुक कीपिंग होती है। ठीक है। पेरोल पे आ रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे बड़ा हेड आपके खर्चों में पेरोल, सैलरीज वगैरह का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पेरोल सिस्टम का? कि जी एम्प्लॉयज को पे हो जाए, उनकी सैलरीज उनकी वेजेस इन फुल जो भी है, और टाइमली हो जाए। जो डिडक्शन होनी चाहिए वो टाइमली हो जाए, सच एज इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह। ठीक है। जिसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है स्टैंडिंग डाटा की, वेरिएबल डाटा की। पेरोल पॉलिसीज पे उन्हीं को, एक्चुअल और करंट एम्प्लॉयज को हो, ऐसे लोगों को ना हो जाए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, करेक्ट एम्प्लॉयज को हो रही है। ठीक है, ये एक पॉलिसी है। कैलकुलेट करो वेजेस, जो भी पे हो रही है डिडक्शन जो है वो एक्यूरेट हो, ताकि रिकॉर्ड करे और पे करे वेजेस को एक्यूरेटली और प्रॉम्प्टली पे करे डिडक्शंस को फ्रॉम पे एक्यूरेटली, रेमिट करे रिकॉर्ड डिडक्शंस को, मेंटेन करे एक्यूरेट एम्प्लॉयज को डिटेल्स को, पेरोल रिकॉर्ड्स को। अब देखो पेरोल फंक्शन के प्रोसीजर्स क्या आ रहे हैं। कैलकुलेट करनी है आपने ग्रॉस पे। ग्रॉस पे वो होती है जिसके अंदर अभी टैक्स नहीं होता, एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स या जो भी डिडक्शन होती हैं। ठीक है। अदर डिडक्शन।
फिर आप कैलकुलेट करोगे और पेमेंट्स करोगे फॉर गवर्नमेंट डिडक्शंस वगैरह, जैसे कि अभी बताया, ठीक है। गवर्नमेंट डिडक्शंस में ये टैक्स पेमेंट्स वगैरह आपकी आ जाती हैं। फिर आप प्रिपेयर करोगे जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल लेजर, वायरस सैलरी की भी एंट्रीज वगैरह होती हैं। फिर प्रिपेयर करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे पेबल्स टू एम्प्लॉयज, और फिजिकली पे कर दिया एम्प्लॉयज को। अब तो खैर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाता है, तो ये भी फिजिकली चलाता है, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद एम्प्लॉयज रिकॉर्ड को आपने मेंटेन रखना है, पेरोल सिस्टम्स को मेंटेन करना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होने चाहिए एम्प्लॉयज के इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग उनकी वेज, उनकी रेट्स, उनकी सैलरीज, उनकी बैंक डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड करोगे। कंस्टेंट अपडेट हो, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उसको सिस्टम से निकालना है, कोई आ जाए तो करना है। किसी एम्प्लॉय की अगर बैंक डिटेल्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, तो उसको अपडेट करना है, ठीक है। मेरे साथ तो हुआ है कि भाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए बैंक डिटेल्स मेरी चेंज हो गई, तो प्रॉम्प्टली जाके इन्फॉर्म करा तो फौरन अपडेट करना उनका काम था और उन्होंने किया भी, ठीक है। टाइम रिकॉर्ड्स, अगर किसी एम्प्लॉय को आप आर्ली पे कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली लेबर्स वगैरह में होता है, तो उनका टाइम जो है प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होता रहे, ठीक है। कैलकुलेट पे और डिडक्शन आ जाते हैं, अमाउंट जो कि आपने एम्प्लॉय को देना है और कौन सा डिडक्ट करना है, इनकम टैक्सेस वगैरह, ठीक है। मेकिंग द पेमेंट, अब मेकिंग द पेमेंट में क्या है, पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को हो रही है प्रिफरेबली ज़्यादा बैंक अकाउंट अकाउंट के थ्रू जारी होती है, कैश में नहीं जाता ज्यादातर। अच्छा जी। फिर रिकॉर्डिंग द पेमेंट, जो डिडक्शंस होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी अकाउंटिंग सिस्टम में, वेजेस में, सैलरीज में, क्रेडिट कंट्रोल में। ग्रांट करेंगे क्रेडिट कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में, स्पेशली कस्टमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाता है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम का, कि वो अलाउ करे कस्टमर्स को टू पे फॉर व्हाट दे हैव, जो भी उन्होंने परचेज करा उनको आप क्रेडिट दोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव कर सकती है हायर सेल्स रेवेन्यू कस्टमर्स को क्रेडिट वगैरह देते हुए या डिस्काउंट ऑफर करते हुए, ठीक है। अब क्रेडिट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम का, वो अलाउ करना कस्टमर्स को टू पे ऑन टाइम, कि भाई जो भी उन्होंने परचेज करा है वो टाइम पे परचेज कर दे, जो भी उनका क्रेडिट पीरियड है, लेट्स से 30 डेज या 60 डेज, उसके अंदर अंदर कर दे, ठीक है। सेवरल पॉलिसीज जो है वो अनेबल करती हैं क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम को कि वो अचीव करे अपने ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी। तो इसके अंदर जो आपके प्रोसीजर्स आ रहे होते हैं वो क्या आते हैं भाई? सबसे पहले तो क्रेडिट पॉलिसी आपने डिसाइड करनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पॉलिसी बनाया, उससे डिसीजन लेना होता है कि क्या क्रेडिट पॉलिसी रखनी है, कि भाई क्या एक अगर क्रेडिट पॉलिसी रखनी है तो क्या 30 डेज की रखनी है, 60 डेज की रखनी है, 90 डेज की रखनी है, ठीक है। डिसाइड करने की क्रेडिट टर्म्स क्या होंगी, फिर लिमिट डिसाइड करते हैं हर कस्टमर की कि यार ये 1 मिलियन तक की क्रेडिट ले सकता है, ये 100 मिलियन तक की ले सकता है, और ये सारा कुछ देखना होता है। तो क्रेडिट टर्म्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, कितना बोरो कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, ये इसके अंदर चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर जब एक दफा ये चीजें डिसाइड हो जाती हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर आएगा क्रेडिट पे लेगा, तो अगली चीज क्या आ जाती है, जब भी वो सेल कर आप कर रहे हो उसको और वहां से परचेज कर रहे हैं चीजें, तो चेक करो उसकी लिमिट, कि यार कितनी लिमिट रह गई है, आ, इतने की परचेज कर लिया, अभी इसकी लिमिट कितनी पड़ी है, कितनी ओवर तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। फिर चेक फॉर पेमेंट एंड परसू लेट पेयर, ठीक है। पेमेंट्स के लिए चेक करते रहो कि भाई कितनी पेमेंट हो गई है, कितनी नहीं हुई है, कुछ लोग होते हैं जो लेट पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको करो, उनका परसू करो, उनको चेक करो, उनको बोलो, रिमाइंडर्स देने होते हैं ऑल दैट, ठीक है। कस्टमर को रिमाइंडर देना है। फिर कस्टमर अगर फिर भी पे नहीं करता तो क्रेडिट कंट्रोल स्टाफ जो है वो कस्टमर को डायरेक्टली कॉल करता है कि भाई पेमेंट कर दो एंड ऑल दैट। फिर भी अगर कस्टमर पे नहीं करता तो तमीज के दायरे में रहते हुए एक और कॉल वगैरह होती है। फिर ये होता है कि जी नहीं जा रहा हूँ, तो उसके पास विजिट वगैरह कर लेते हैं, और फिर भी वो नहीं कर रहा होता है, बाद का भी होता है कि बंदा सामने वाला बैंक करप्ट हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है अपने बैड डेट अपने पास बुक करना होता है,
फिर ये होता है बैड डेट वगैरह बुक कर ले होते हैं, फिर आप एजेंसीज वगैरह जो भी होते हैं, जो रिकवरी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उनसे डिसाइड करते हो कि भाई ये रिकवर वगैरह करा के दो। जरूरी नहीं है कि सामने वाला बैंकरप्टी हो जाए, बेईमानी भी कर सकता है। फ्रॉड के उसमें भी आपको पे नहीं कर रहा होता, तो वो आपने देखना होता है। ठीक है, इन हर केस में अकाउंट स्टाफ जो है वो अपडेट करेगा क्रेडिट रेटिंग अपनी रिकॉर्ड में, फिर उसकी बेसिस पे फिर फ्यूचर में डिटरमाइन होता है कि किस कस्टमर की क्या पॉलिसी रखनी है। ठीक है। एक और चीज इसके अंदर आ जाती है, वो क्या आ जाता है आपका कैश ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैश आपको पता है किसी भी बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो कैश ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ट्रेजरी जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, और ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल जो है वो लिंक होता है कैश मैनेजमेंट से, जो कि टाइड अप होता है इन्वेंट्री से, अमाउंट से रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर से। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मनी पे करता है टू एक्वायर अक्वायर इन्वेंट्री, और उसको गुड्स और सर्विसेज और कस्टमर पे लेकर आता है। ऑब्जेक्टिव क्या, मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि इंश्योर करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ कैश है कि वो अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। पॉलिसीज क्या है, इंश्योर करेगा सफिशिएंट कैश आपके पास अवेलेबल हो, जाके भाई आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है आप उसको पे वगैरह करने में फेल ना हो। इंश्योर करेगा कि आपके पास ऑप्टिमम लेवल फॉर वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में आपकी क्या क्या चीजें आती है भाई, आपकी कैश, आपकी इन्वेंट्री, आपके पेबल्स, आपके रिसीवेबल। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके प्रोसीजर हम लोग अगर देखें, तो प्रिपेयर करोगे कैश बजट, फोरकास्ट के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट देखोगे कैश मैनेजमेंट की टू मेक शॉर्ट टर्म बजट। मॉनिटर करोगे बैंक पोजीशन को, वाइटल मॉनिटर करोगे क्या सिनेरियोज है। इन्वेंट्री लेवल्स और रिसीवेबल्स को देखोगे, इन्वेंट्री लेवल चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक लेवल से इन्वेंट्री आ जाए और आप स्टॉक आउट कर दे तो आपकी प्रोडक्शन हो सकती है, तो आपको चेक करना है। मैनेज पेमेंट्स टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को आपने पेमेंट्स ऑन टाइम करनी होती है। ठीक है, लेट पेमेंट्स पे आप ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह गिर सकती है, तो इसको भी आपने मैनेज करना है। अब वीकनेस, एरर्स एंड डेफिशिएंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी वीकनेसेस होती हैं, जिसके हो सकते हैं जो कि रिस्क अफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस को। इसके अंदर क्या आ जाता है, आपके फिजिकल रिस्क आ जाता है, सच एज पुअर सिक्योरिटी, लिक्विड एसेट्स, और डिजिटल रिस्क आ जाते हैं, इनएडिक्वेट फायरवॉल्स वगैरह आपके इसके अंदर हो रहे होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क में सच एज लैक ऑफ कैपेसिटी टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। अदर कंट्रोल्स में आ जाते हैं लैक ऑफ सफिशिएंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह। ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ वीकनेस एंड पोटेंशियल एरर्स, भाई क्यों वीकनेसेस हो सकती हैं और एरर्स क्यों हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन एरर, जो एम्प्लॉइज हैं, जो लोग हैं भाई, वो इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग करते हुए गलती हो सकती है एंड ऑल दैट। ठीक है। फिर दूसरा, फ्रॉड, डेलिबरेटली कर सकता है एम्प्लॉय वगैरह, क्यों भाई, ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई उसके पीछे उसकी मोटिवेशन होगी। ठीक है। तो फ्रॉड हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम फेलियर हो सकता है, कि भाई आपके सिस्टम में फेलियर आ जाए, वो सही रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोसेस ना करे। ठीक है, आपने चीज रिकॉर्ड की होगी, वो सही रिकॉर्ड ही ना करे, या करे सही रिकॉर्ड ना हो, तो आपके प्रोसीजर्स वगैरह पूरे हो, ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। इनएफिशिएंट सिस्टम हो, आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है इनएफिशिएंट हो, अकाउंटिंग सिस्टम में जो है वो मैनुअली बिक्स रखनी पड़ रही है आपको, तो फिर ऑब्वियसली एरर्स होने के चांसेस है। तो अब इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है भाई, वो इंटरनल कंट्रोल्स बनाने होते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, अब द प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है। वो प्रोसेस जो कि डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मेंटेन कौन करता है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस आपकी टॉप मैनेजमेंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल, जो कि रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कि भाई एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operations, compliance हो रहे होंगे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। कंट्रोल एक्टिविटीज में आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हो जाती हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट डायरेक्टिव जो है वो कंट्रोल सिस्टम जो है
उसके अंदर क्या एक्टिविटीज होती है जिससे इनएफिशिएंट से इनएफिशिएंसीज को रोकता है, एरर्स और फ्रॉड के चांसेस कम करता है। ठीक है। इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी आ रहे होते हैं, सच एज प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग कंट्रोल रिस्क, असेसिंग सीरियसनेस लेवल, साइज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर वेरीज कर रहे होते हैं, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के आपके कंट्रोल्स होने चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये इंश्योर करेगा एफिशिएंट ऑपरेशन हो, इनएफिशिएंसीज ना हो, आपके एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा होता है, सिक्योर कर रहा होता है, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस को प्रिवेंट कर रहा होता है, उसके चांसेस जो है वो कम से कम कर रहा होता है। अब आप ये चीज सवाल होगा कि आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो प्रिवेंट करें, आप कह रहे हो मिनिमाइज करें, एलिमिनेट का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हो? भाई देखो, फ्रॉड या एरर या रिस्क, दिस कैन बी मिनिमाइज। ये कम से कम हो सकते हैं, इनके चांसेस कम से कम हो सकते हैं। 100% जीरो आप नहीं कर सकते। इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड के भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो ये भी इंश्योर कर रहे होते हैं कि एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की, टाइमली प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसको भी ये इंश्योर कर रहा होता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके पास आ जाता है केस मैन्युमैनिक। केस मैन्युमैनिक जो है वो आप यूज कर सकते हो कि आपके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो है जनरल वो याद रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी, वी से भाई ये वैलिड है। ठीक है। ऑथराइज, ए, ट्रांजेक्शन आर एक्यूरेटली वैलिड है, ऑथराइज है, फिर वो आगे केस का सी, कंप्लीट है इन द सिस्टम। ठीक है। अप्रोप्रिएट है, ठीक है, कुछ एक चीजें नहीं है। अच्छा जी। सी, कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स जो ट्रांजेक्शन जिस पीरियड की है उसी में रिकॉर्डेड है। फॉर एग्जांपल जून की ट्रांजेक्शन जून में रिकॉर्डेड है, जुलाई की जुलाई में है, जनवरी की जनवरी में रिकॉर्डेड है, नवंबर की नवंबर में रिकॉर्डेड है। ठीक है। जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड में रिकॉर्डेड है, इसे आप कहते हैं कट ऑफ। ठीक है। फिर ई, भाई जो भी आपने रिकॉर्ड्स वगैरह रिकॉर्ड करे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। फिर इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी का कि भाई प्रोसीजर है, ये सीरीज ऑफ प्रोसीजर है जो इंश्योर करता है कि सेम इंडिविजुअल जो है वो प्रोसीजर कैरी आउट कर रहा है और इंडिपेंडेंट चेक हो रहा है काम वगैरह के भाई अब उससे कोई एरर वगैरह या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं करा हुआ है, ऑल दैट। ठीक है। तो अब रिलेशनशिप विद इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। ठीक है। आयो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? ओवरऑल सिस्टम फॉर इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर क्या आ जाता है भाई? सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाता है, सच एज आइडेंटिफाई कंट्रोल रिस्क, इट इंक्लूड्स इंटरनल कंट्रोल्स देमसेल्फ, कंट्रोल एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि एक्शंस ले रहे होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अश्योरेंस के भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल है एंड ऑल दैट। ठीक है। और कंप्लाई कर रहे हैं रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है। इंटरनल चेक होता है, ये भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, वे एक एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली चेक हो रही होती है सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स के थ्रू। ठीक है। और ये सिस्टम में एम्बेडेड होता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है यार इंटरनल कंट्रोल की? अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डेफिशिएंसीज के, कि भाई अगर एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एडिक्वेट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है भाई? अनडिटेक्टेड फ्रॉड जो है वो अकर हो सकता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एरर्स ओमिशंस वगैरह हो सकते हैं, तो जाहिर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनएफिशिएंट हो सकते हैं। एम्प्लॉयज जो है हो सकता है एम्प्लॉयज को करेक्ट अमाउंट में पे ना हो, उनकी सैलरीज वगैरह सही पे ना हो तो आपकी गुडविल वगैरह खराब हो सकती है, आपका कैश खत्म हो सकता है, बिजनेस में रन आउट ऑफ कैश। फिर इम्पॉसिबल टू रिलाय, फिर ऑब्वियसली जब इतनी डेफिशिएंसीज वगैरह होंगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबली नहीं बन सकती। फिर कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं और आई मीन लिमिटेशंस भी है। रीजनेबल, देखो रीजनेबल एश्योरेंस होती है,
एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अजम्पशंस वगैरह यूज हो रही होती है, ठीक है। कलूजन हो सकता है कि इंटरनल चेक करने वाले और एम्प्लॉयज में कलूजन हो जाए। क्या कर लोगे फिर? वीक या इनफेक्टिव कंट्रोल हो, कंट्रोल आपके इनफेक्टिव हो, उनको ओवरलुक किया जा रहा हो। ऑपरेशनल एरर्स हो सकते हैं, विद कंट्रोल होते हुए भी ऑपरेशनल एरर्स हो सकते हैं। कंट्रोल को ओवरराइड कर दे मैनेजमेंट, उनको ओवर क्रॉस करते हुए चीजें कर ले। प्रॉब्लम विद स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से इंप्लॉयज होते हैं, क्या कंट्रोल कर लोगे? क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह अप्लाई कर लोगे? अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल? बोर्ड जो है का जो है अल्टीमेट इफेक्टिवनेस वगैरह देखना होता है। मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन द बिजनेस इंक्लूजन फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह के लिए। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो उनको रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स वगैरह से रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फॉलो करें एंड ऑल दैट। अब अच्छा जी, अब इसमें रोल क्या है इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर? तो देखो, इंटरनल ऑडिटर जो है वो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वो उस पर टेस्ट वगैरह जरूर कर सकते हैं, वो उनके ऊपर एग्जामिन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना होता, उनको बनाना नहीं होता। इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर वाइल कैरिंग आउट द एक्सटर्नल ऑडिट, अगर उनके सामने कोई वीकनेस कोई डेफिशिएंसी आ जाए, तो उनका ये होता है कि अगर आ गई है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दो कि ये मसला है तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के देखो अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज और कंट्रोल मॉनिटरिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दो चीजें कौन सी? कंट्रोल इन्वायरमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज आपस में थोड़ा लिंक। किस तरह लिंक है? देखो, कंट्रोल इन्वायरमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज, अब यूं इसकी एग्जांपल में जनरल एग्जांपल देता हूँ। दो घर है, दो घर, ठीक है। एक घर में पढ़ाई के लिए बड़ा जोर दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो और एंड ऑल दैट। बहुत बोला जा रहा है, लेकिन भाई पढ़ाई के लिए जो एक्टिविटीज जो रिसोर्सेज चाहिए वही मौजूद नहीं है, तो क्या कोई फायदा है? द आंसर इज नो। अब एक घर है जिसके अंदर पढ़ाई के लिए हर तरह के रिसोर्स मौजूद है, बच्चे को किताबें किताबें भी पढ़ी हुई है, यू नो हर तरह की रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन एनवायरमेंट के लिए पढ़ने वाला हर वक्त शोर शराबा एंड ऑल दैट, क्या कोई फायदा है? नहीं। तो भाई कंट्रोल एनवायरमेंट यानी कि एक्टिविटीज रिसोर्सेज होना भी जरूरी है और एनवायरमेंट भी होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है आपका असेसमेंट ऑफ रिस्क। अप्लाई करोगे फर्स्टली के नेसेसरी के कहाँ कहाँ क्या क्या रिस्क है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, एडिक्वेट सिस्टम्स कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन कर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं कंट्रोल्स अप्लाई वगैरह करने के लिए वो करें। और फाइनली हर वक्त उनको मॉनिटर करते रहो कि भाई कोई इसके अंदर मसला तो नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है? आपकी इंटीग्रिटी, आपकी एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट लोग हो, पार्टिसिपेशन हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? अब ये देखो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के भाई पेबल्स कोई और देख रहा है, रिसीवर्स कोई और देख रहा है, इन्वेंट्री कोई और देख रहा है, सारी चीजें एक ही बंदा नहीं देख रहा। ऑथोराइजेशन और ट्रांजेक्शन के भाई, अब लेट से कुछ पेमेंट वगैरह करनी है, मैं पेमेंट वगैरह बना के लेके गया तो मेरा मैनेजर उसको ऑथोराइज करेगा फिर उसकी पेमेंट होगी। ऐसे ही विदाउट ऑथोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिकन्सिलेशन, ठीक है, हर टोटल्स वगैरह की हर चीज की रिकनसाइल करो चीजों को। अच्छा, फिर ऑपरेशन की सुपरविजन वगैरह हो, मैनेजमेंट रिव्यू करती रहे चीजों को। फिजिकल सेफ गार्ड हो, भाई सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, गार्ड बिठा लिया, पासवर्ड लगा लिए वगैरह वगैरह, ठीक है।
आप मेन टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो देखो ये यहाँ आ रहे हैं, और इसके लिए मैंने यूज किया है। याद रखो, ACCA मैप्स। ठीक है, ACCA मैप्स, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ए, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सी, कंपैरिजन कर लो। सी, कंप्यूटर कंट्रोल है। ए, अर्थमेटिकल कंट्रोल्स, यानी कैलकुलेशन वगैरह, रिकन्सिलिएशन वगैरह ये। ठीक है, मैप्स, मेंटेन ट्रायल बैलेंस और कंट्रोल अकाउंट। ए, अकाउंटिंग रिकन्सिलेशन। सी, फिजिकल कंट्रोल। सी, एस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हर इंटरनल कंट्रोल मेजर जो है उसका पर्पस होता है। हर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल जो है वो अचीव करेगा इंटेंडेड पर्पस के लिए। ठीक है, अब प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स आपके आ जाते हैं। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है? जो कि प्रिवेंट करेगा एरर या फेलियर होने से। फॉर एग्जांपल, सेफ या स्ट्रॉन्ग बॉक्स रखो कि भाई इसके अंदर से कैश वगैरह या आइटम्स ना लूज हो जाए। डिटेक्ट एन एरर व्हेन इट हैपेंस और आफ्टर इट हैज हैपेंड। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई, आपकी रिकंसिलेशन रिपोर्ट, रिकंसिलेशन से आपको गलतियां पता चल जाती है। करेक्ट कर लो, फिर करेक्ट फेलियर या एरर जो भी है भाई आपके सामने आ गया उसको फौरन ठीक कर लो। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल इंप्रूव किस तरह होगा? लाइकली टू बी फ्रॉड। ओके भाई, उसको एलिमिनेट करो पॉसिबिलिटी एरर्स या फ्रॉड्स को। और सर्कमस्टेंसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है भाई? एम्बेडेड कंट्रोल्स मजीद लगा दिए, मैंडेटरी टास्क ट्रांजेक्शन वगैरह। फॉर एग्जांपल, ऑथराइजेशन मजीद आपने बढ़ा दी, कि भाई एक के बंदे से ओवरलुक हो गई, दूसरा देख ले। ऑटोमेटेड कंट्रोल हो जाए, ह्यूमन जजमेंट जहाँ पे काम वगैरह के अलावा कंप्यूटर कंट्रोल्स हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम्स में भाई, क्या भाई दो डेबिट ना हो जाए, दो क्रेडिट ना हो जाए, तो भाई वो सिस्टम खुद ही कह देगा कि भाई दो डेबिट एक वक्त में नहीं हो सकते। फिर एक्सटर्नल मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कि भाई रेगुलर एक्सटर्नल मॉनिटरिंग हो जाए चीजों की, इंटरनल कंट्रोल की, देखो कि भाई उसके अंदर कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं आ रही है, ऑल दैट। ठीक है, सो ये हमारा एरिया था किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स का। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, और यहीं तक अब रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो मजीद देखते हैं, आगे करेंगे। कोर्स पे कोई भी इशू हो तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप मौजूद है। ठीक है, क्या है मेरा व्हाट्सएप, दोबारा ले लो। +92030217770706। ठीक है, इस पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अंटिल देन, बाय बाय।